नमस्कार साथियों, सुरेश कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आप लोग आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रबंध के बारे में पढ़े थे और पिछले वीडियो के प्रबंध के सिद्धांत के बारे में पढ़े थे। तो बताया था कि हेनरी फ्यूएल था, उसके द्वारा क्या किया गया था, 14 सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था जो प्रबंध के हक में था। तो इस तरह से हम लोग प्रबंध की विशेषता पढ़ेंगे आज, प्रबंध के विशेषता और हेनरी फ्यूएल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांत। और इस सिद्धांत में 2 सिद्धांत ऐसे हैं जिसका अंतर इम्पोर्टेंट है, वो बिहार बोर्ड में ज़्यादातर आता रहता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर के चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता को बतावे तो प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता निम्न है। पहला, यह व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में लागू होता है। तो हम लोग पढ़े थे, जानते हैं कि व्यवसाय का 2 प्रकार के होता है। एक होता है व्यावसायिक जो लाभ कमाने वाले होते हैं, एक होता है गैर व्यावसायिक जो सेवा करने वाले होते हैं। तो गैर व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक दोनों व्यवसाय में क्या होता है, यह नियम लागू होता है। इसीलिए हम लोग इसे सार्वभौमिकता कह सकते हैं या सार्वभौमिक कहते हैं, सार्वव्यापक भी कहते हैं। तो यह सभी जगह लागू होता है, चाहे वह व्यवसाय गैर व्यावसायिक हो या व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक हो, दोनों प्रकार के व्यवसाय में क्या होता है, लागू होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, इसका मार्ग क्या होता है, समान होता है, मतलब एक जैसा होता है। मार्ग क्या होता है, समान होता है। और तीसरी पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं, इसका निर्माण जो है ना, इसका निर्माण जो होता है वो अभ्यास और प्रयोग के द्वारा होता है। जितना आप अभ्यास कीजिए उसके आधार पर और प्रयोग जितना कीजिए उसके आधार पर, दोनों के आधार पर इसका निष्कर्ष निकाल कर क्या होता है, प्रबंध के सिद्धांत का निर्माण होता है। तीसरी बात हम लोग पढ़ते हैं, यह सिद्धांत सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक या व्यावसायिक परिवर्तन के साथ परिवर्तन होता है, परिवर्तित हो जाता है, अपने आकार क्या होता है, बदल लेता है। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, लोचशील कहते हैं। क्या कहते हैं, लोचशील कहते हैं। दूसरी बात है, यह कारण और परिणाम दोनों के बीच में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। तो इस तरह से प्रबंध की 5 विशेषता हम लोग पढ़े। पहला पढ़े, व्यवसाय या गैर व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में लागू होता है। दूसरा, इसका मार्ग क्या होता है, समान होता है। तीसरा पढ़े, इसका निर्माण अभ्यास एवं प्रयोग के आधार पर होता है। चौथा पढ़े, ये सिद्धांत सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं व्यावसायिक परिवर्तनों के साथ परिवर्तित हो जाता है। यह कारण एवं परिमाण दोनों के साथ क्या बताते हैं, संबंध स्थापित करता है। दूसरी बात हम लोग पढ़े हैं, हेनरी फ्यूएल के 14 सिद्धांत। हेनरी फ्यूएल जो था उसने बताया था कि हेनरी फ्यूएल एक फ्रांस के वैज्ञानिक था जिसका जन्म 1841 ईस्वी में हुआ था। उसने क्या किया था, अपने पढ़ाई खत्म करने के बाद एक कोयला कंपनी में इंजीनियर के पद पर बहाल हुआ था। कुछ दिन काम करने के बाद वह पुनः मैनेजर के पद पर बहाल हुआ और मैनेजर के पद पर बहाल होने के बाद 30 साल तक कार्यरत रहा। इसके बाद उसने क्या किया, एक बुक लिखा, जिस बुक में अपने 14 सिद्धांत को लिखा। तो उस 14 सिद्धांत को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले कार्य विभाजन। क्या है, कार्य विभाजन का मतलब हुआ कि जितने भी कार्य होता है उसको छोटे छोटे आकारों में, छोटे छोटे भागों में क्या कर देना चाहिए, बांट करके कर्मचारियों के बीच में बांट देना चाहिए। दूसरा है अधिकार और उत्तरदायित्व। एक होता है अधिकार, एक होता है उत्तरदायित्व। अधिकार उत्तरदायित्व का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि आपका क्या उत्तरदायित्व है और आपका क्या अधिकार है। जो काम आप करना चाहते हैं वो अधिकार है, जो काम आपको दिया गया है वो आपका अधिकार उत्तरदायित्व है। जो काम, जिस पद के लिए आप है नियुक्त है वो क्या अधिकार है, उस कार्य को करने के लिए आप अधिकारी है। और दूसरी क्या है, उत्तरदायित्व, उस कार्य को करना आपको उत्तरदायित्व है। तीसरा है अनुशासन। अनुशासन के बिना कोई काम नहीं होता, इसीलिए छोटे मोटे और बड़े सभी कारखानों से लेकर के हर जगह पर क्या होता है, अनुशासन आवश्यकता होते हैं। दूसरी बात है आदेश की एकता और निर्देश की एकता। एकता मतलब क्या होता है, एकता मतलब होता है एकजुट। तो आदेश की क्या होना चाहिए, एकजुट होनी चाहिए, और निर्देश की भी क्या होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। अगला है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। मतलब एक व्यक्ति को परिवर्तन होने से यदि पूरा समूह परिवर्तन होता है तो उसको क्या हो जाना चाहिए, परिवर्तन हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, परिवर्तित हो जाना चाहिए। दूसरा है कर्मचारियों के परिश्रम, जितना उसका मजदूरी हो वो उचित उसको मिलना चाहिए। अगला है केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अगले लेसन में। अगला है सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला मतलब
श्रृंखला मतलब चैन की तरह एक जुड़ी हुई होती है, उसके अनुसार उसको जोड़ना चाहिए। दूसरा क्या है, व्यवस्था का सिद्धांत। तीसरा है समता का सिद्धांत। चौथा है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व, पहल करने की क्षमता, असहयोग की भावना। इस तरह से हम लोग इसके 14 सिद्धांत को पढ़े। और इसके बाद 14 सिद्धांत के बाद इसी में एक है आदेश की एकता और निर्देश की एकता। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर दोनों में क्या होता रहता है, अंतर आता रहता है। तो अंतर हम लोग पढ़ लेते हैं। इधर लिखते हैं आदेश की एकता, आदेश की एकता, और इधर लिखते हैं निर्देश की एकता, निर्देश की एकता। दोनों में 3-3 अंतर हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है आदेश की एकता क्या होता है, तो लिखते हैं यह कर्मचारियों के कार्यकुशलता में क्या करता है, वृद्धि करता है। और इधर हम लोग पढ़ते हैं यह आदेश की एकता कर्मचारियों के कार्यकुशलता में वृद्धि करता है, जबकि निर्देश की एकता संगठन के कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है आदेश की एकता का संबंध, आदेश की एकता का संबंध, आदेश की एकता का संबंध कर्मचारियों से होता है, कर्मचारियों से होता है, जबकि इसमें निर्देश की एकता का संबंध, जबकि निर्देश की एकता का संबंध संगठन से होता है। किससे होता है, संगठन से होता है। आदेश की एकता का संबंध कर्मचारियों से होता है, जबकि निर्देश की एकता का संबंध संगठन से होता है। इस तरह से 2 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट हम लोग और पढ़ लेंगे। एक पॉइंट में हम लोग पढ़ लेते हैं, देखिए आदेश की एकता जो है वो क्या करता है, आदेश की एकता व्यक्तिगत हितों को प्रभावित करता है। आदेश की एकता व्यक्तिगत हितों को प्रभावित करता है, जबकि निर्देश की एकता संगठनात्मक हितों को प्रभावित करता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़े प्रबंध की विशेषता, हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांत, आदेश की एकता में और निर्देश की एकता में अंतर। अगले वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव है इसका, उसको कवर करेंगे और उस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम लोग आगे चलेंगे। और अगला वीडियो लेसन वैज्ञानिक प्रबंध होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे।